नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 28 जुलाई 2021 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, आज भी अफगानिस्तान से संबंधित आर्टिकल आया है, चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं। एक नया पॉइंट है। आज की राइटर सुशासनी हैदर बोलती हैं, कल तो हमने डिस्कस किया कि चाइना, ईरान और रशिया इन देशों के साथ मिलकर इंडिया को काम करना चाहिए। आज के आर्टिकल में मुख्य बात ये बोली जाती है, जो सेंट्रल एशिया के कंट्री है ना, जैसे उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इनको भी बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर अफगानिस्तान में तालिबान आ जाता है तो इंडिया को ज़्यादा इन देशों के साथ भी मिलकर काम करना चाहिए। कौन से 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे? सबसे पहले असम मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट, डिटेल से डिस्कस करेंगे। 2-3 आर्टिकल्स को कंपाइल करके, इंडियन एक्सप्रेस का और इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल, इन्हें कंपाइल करेंगे। यहाँ पे आर्टिकल डिस्कस करेंगे यूरोप में आई फ्लड से संबंधित, यहाँ पे एंटी ट्रैफिकिंग लॉ। वैसे देखो, एंटी ट्रैफिकिंग जो बिल है वो हम पहले डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आप यूट्यूब में सर्च मारिएगा एंटी ट्रैफिकिंग बिल ओनली IAS, एंटी ट्रैफिकिंग बिल लिख के उसके बाद ओनली IAS अगर आप मारोगे तो ये बिल के बारे में आपको डिटेल से आर्टिकल मिलेगा। तो इस बिल में जो इस आर्टिकल में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल असम मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अक्सर आप सुनते होंगे कि 2 देशों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट के कारण बॉर्डर पर फायरिंग हुई और कुछ सोल्जर्स की जान चली गई। जैसे इंडिया चाइना के बीच अभी लद्दाख एरिया में टेंशन्स हैं, गलवान वैली में वायलेंस हुआ था। इंडिया की साइड से 20 सोल्जर शहीद हुए थे, चाइना की साइड से भी कैजुअलिटीज़ हुई। इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट है, बहुत बार बॉर्डर पर फायरिंग होती रहती है। सीज फायर का जो एग्रीमेंट है उसका उल्लंघन होता रहता है। लेकिन इंडिया में ही 2 स्टेट्स के बीच बॉर्डर को लेके आपस में फायरिंग हो जाना और कुछ पुलिस वालों की डेथ हो जाना, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रेयर घटना थी और काफ़ी ज़्यादा दुखद भी थी कि 2 स्टेट इस प्रकार से आपस में लड़ रही हैं बॉर्डर को लेके। अगर देखो, हम असम और मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट की जड़ में जाएं, देखो 1826 के आसपास ब्रिटिशर्स ने असम और आसपास के एरिया पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिशर्स ने एक काम ये किया कि असम के आसपास जो ये हिल्स थी ना, जैसे लुसाई हिल्स, आज का जो मिजोरम है इसे पहले लुसाई हिल्स के नाम से जाना जाता था। मेघालय, नागालैंड, इन सबको ब्रिटिशर्स ने असम प्रोविंस में मिला लिया, एक ही प्रोविंस हो गया असम। त्रिपुरा और मणिपुर ये अलग एंटिटी हुआ करती थी ब्रिटिश ईरा में। लेकिन देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद ये धीरे धीरे करके असम से अलग हो गए। जैसे देखो, मिजोरम की बात करें, 1972 में मिजोरम को असम से अलग करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया और बाद में 1987 में इसे अलग से स्टेट का दर्जा दे दिया गया। उसी प्रकार से नागालैंड को स्टेटहुड मिला 1963 में, नागालैंड भी असम से अलग हो गया 1963 में। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, इनको स्टेटहुड मिल गया 1971 में। अरुणाचल प्रदेश को और मिजोरम को स्टेटहुड मिल गया 1987 में। तो इस प्रकार से आज़ादी के बाद धीरे धीरे करके ये सारे जो स्टेट्स हैं वो असम से अलग हो गए। 1826 से पहले ये अलग ही थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इन सबको मिला दिया था असम में, 2 स्टेट्स को छोड़ के, एक तो त्रिपुरा, एक मणिपुर। इनकी अलग एंटिटी बरकरार रही ब्रिटिश ईरा में भी। तो अब जो विवाद है ना, वो इन्हीं के कारण है। ब्रिटिशर्स एक काम ढंग से नहीं किया। इन ब्रिटिशर्स ने हर जगह ये बॉर्डर डिस्प्यूट छोड़ के चले गए। इंडिया चाइना के बीच मैकमोहन लाइन को लेकर डिस्प्यूट है। इंडिया पाकिस्तान, रेड क्लिफ भैया कितना जल्दबाजी में थे। इनके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच देख लीजिए, डूरड लाइन है। इवन वहाँ भी इजिप्ट, इथोपिया, पता नहीं कहाँ कहाँ ये बॉर्डर डिस्प्यूट छोड़ के चले गए। इवन पैलेस्टीन और इजराइल के बीच। चलो, तो ये असम और मिजोरम के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, इस चीज़ को लेके है। एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी 1875 में। लुसाई हिल्स, जो आज का मिजोरम है, लुसाई हिल्स के बीच और काचर के प्लेन्स के बीच, जो अब असम में आते हैं। तो एक नोटिफिकेशन तो 1875 में जारी की गई थी इन दोनों के बीच में बॉर्डर लाइन ड्रा करने के लिए। उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी की गई 1933 में लुसाई हिल्स और मणिपुर के बीच लाइन ड्रा करने के लिए। अब असम कहता है हम मानेंगे भैया 1933 की नोटिफिकेशन को। मिजोरम वाले कहते हैं नहीं, हम 1933 की नोटिफिकेशन को नहीं मानेंगे। वो नोटिफिकेशन जारी करते वक्त मिजो सोसाइटी से कंसल्ट नहीं किया गया था। तो मिजोरम वाले बोलते हैं हम मानेंगे
1875 की नोटिफिकेशन को, जो कि जारी की गई थी बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहत। जाहिर तौर पर मिजोरम को यह लगता है कि इस नोटिफिकेशन को अगर मानेंगे तो हमें थोड़ा एरिया और मिल जाएगा, और असम को लगता है कि 1933 की नोटिफिकेशन को मानेंगे तो हमें थोड़ा एरिया और मिल जाएगा। तो इसी चीज़ को लेके विवाद है। वैसे बॉर्डर डिस्प्यूट ना सिर्फ असम और मिजोरम के बीच है, असम नागालैंड के बीच भी है, असम मेघालय के बीच भी है, असम अरुणाचल प्रदेश के बीच में भी है। मतलब ऑलमोस्ट सभी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के साथ असम की बॉर्डर डिस्प्यूट है, थैंक्स टू ब्रिटिशर्स। त्रिपुरा और मणिपुर के साथ नहीं है, जैसा हमने डिस्कस किया, वो सेपरेट एंटिटीज थी ब्रिटिश इरा के दौरान भी। उसके बाद अभी क्या हुआ, एक बार आप वैसे डिस्ट्रिक्ट्स भी देख लीजिए कि असम और मिजोरम के बीच जो बॉर्डर है ना, असम की साइड कौन से डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं और मिजोरम के साइड कौन से डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं। दोनों के बीच में बॉर्डर है 165 किलोमीटर का। 3 असम के डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं, काचर, हेलाकांडी, करीमगंज, और मिजोरम की साइड डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं कोलासिब, मामित और आइजोल। इन डिस्ट्रिक्ट्स के बाद तो फिर ये जो नेचुरल बैरियर्स हैं जैसे हिल्स, वैलीज, रिवर्स, फॉरेस्ट, ये सब बॉर्डर बनाती हैं असम और मिजोरम के बीच। लास्ट में वे फॉरवर्ड एंड सॉल्यूशन की बात की जाती है। देखो, नॉर्थ ईस्ट में राज्यों के बीच जो ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं ना, ये ब्रिटिश लीगेसी का पार्ट हैं। अब इनका रातों रात कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता कि हाँ रात को सोए और सुबह अच्छा ये रात को सॉल्यूशन कौन घर के बाहर छोड़ के चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसके लिए देखो थोड़ी मेच्योरिटी चाहिए। अब जिस प्रकार से ये बॉर्डर डिस्प्यूट टैकल किया गया ना दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच, वो दुखद है। दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं ट्विटर पर। होना तो ये चाहिए था, जब पिछले साल अक्टूबर में भी वायलेंस हुआ था तो सबसे पहले तो पैरामिलिट्री फोर्स वहां पे तैनात की जाती। पैरामिलिट्री फोर्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, वहां पे पीस इस्टेब्लिश करती। दोनों जिलों के जो एसपीज और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, डीएम वगैरह, वो आपस में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करते कि कम से कम स्टेटस को मेंटेन रहे। जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट का कोई समाधान नहीं निकलता है तब तक कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा एरिया के साथ में, जैसा है वैसा ही स्टेटस को मेंटेन करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन इस वायलेंस के बाद, मतलब अभी बॉर्डर डिस्प्यूट के कारण जो वायलेंस हुआ जिसमें 5 पुलिस वालों की और 1 सिविलियन की जान चली गई, उसके बाद भी असम की सरकार का कहना है हम 4000 कमांडो वहां पे तैनात करेंगे। मिजोरम के मुख्यमंत्री की तरफ से भी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स देखने को मिली। आप सोच के देखिए, असम 4000 कमांडो यहां पे तैनात करेगा, यार कितना खर्चा होगा। मतलब यही रिसोर्सेज अगर कम से कम चाइना बॉर्डर पे खर्च किए जाएं तो देश तो सुरक्षित रहेगा। वैसे तो देखो आइडियल सिचुएशन में इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट होना ही नहीं चाहिए। बॉर्डर डिस्प्यूट्स पर बहुत खर्चा हो जाता है। कश्मीर में इतना खर्चा हमारा होता है, सियाचिन पर इतना खर्चा होता है। अब वो जरूरी है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नेशनल सिक्योरिटी तो जरूरी है ही। अब वो आइडियल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि इतना सारा हमारा खर्चा नहीं होता तो वो हम देश के हेल्थ और एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर पाते तो देश कितना डेवलप होता। बट क्या करें, ये पाकिस्तान मानता नहीं है। कश्मीर में इनको टेररिज्म प्रमोट करते रहना है। इवन अफगान वाले भी बेचारे तंग हैं पाकिस्तान से। तालिबान को इम्पोज किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के ऊपर। चाइना को पता नहीं ज़मीन से कितना प्यार है, ज़मीनें अपनी एक्सटेंड करता जा रहा है चाइना। खैर, मुद्दे पर आते हैं फिर से, असम और बॉर्डर डिस्प्यूट। अब क्या करना चाहिए? देखो, अगर इस प्रकार से वायलेंस होगा तो बॉर्डर के नज़दीक जो आम लोग रहते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। व्यापार वहाँ पे ठप हो जाएगा, रहने में वहाँ पे इतनी दिक्कत आएगी। तो जॉइंट पेट्रोलिंग होनी चाहिए दोनों स्टेट्स की पुलिस के द्वारा। ये कमांडो तैनात करने की आवश्यकता नहीं है। इतना सारा जो पैसा है वो असम की डेवलपमेंट में खर्च किया जा सकता है। तो दोनों स्टेट की जो पुलिस है वहाँ पे जॉइंट पेट्रोलिंग करें। इसके अलावा असम मिजोरम बॉर्डर पर जो भी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उनके एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आपस में टच में रहें, ताकि देखो बॉर्डर के नज़दीक जो भी लोग, चाहे वो किसी भी साइड हों, अगर वो टेंशन्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, मतलब काफ़ी बार होता है ये है, जैसे मान लीजिए असम के एंटी सोशल एलिमेंट्स ने मिजोरम की पुलिस के खिलाफ कुछ वायलेंस कर दिया, या फिर मिजोरम की पुलिस के अगेंस्ट असम के एंटी सोशल एलिमेंट्स ने वायलेंस कर दिया, तो हिंसा भड़क जाती है।
तो दोनों स्टेट्स की पुलिस मिल के ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि दोनों स्टेट्स के बीच किसी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया असम और मिजोरम के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यूरोप में आई फ्लड्स के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो, यूरोप में काफ़ी भयंकर फ्लड्स देखने को मिल रही हैं। कौन कौन से देशों में? मेनली जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, इन सब देशों में। नीदरलैंड देखो काफ़ी हद तक फ्लड्स को प्रिवेंट करने में कामयाब हो पाया। फ्लड्स आई क्यों? एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, जैसे फ्लैश फ्लड आ जाती है ना, जैसे 6 घंटे के अंदर अंदर इतनी ज़्यादा बारिश हो गई, एक्सेसिव रेनफॉल। मतलब इतनी बारिश तो 30 दिनों के अंदर होती है, उतनी सिर्फ 6 घंटे के अंदर अंदर हो गई। तो रिवर की कैपेसिटी नहीं थी इतने वाटर को एकोमोडेट कर पाती, इसलिए मल्टीपल रिवर्स में जो पानी है वो ओवरफ्लो करने लगा। आसपास के शहरों में, आसपास के टाउन्स में पानी आ गया और इससे फ्लड आ गई। ये हुआ है। ऐसा ही देखो केरला में भी देखने को मिला था। केरला में 2018 में फ्लड आई और अगले साल फिर से फ्लड आई। बैक टू बैक 2 ईयर्स तक केरला में फ्लड आई। केरला में क्या हुआ था? 15 अगस्त से 17 अगस्त के बीच 2018 में 3 दिनों के अंदर अंदर 414 mm रेनफॉल हुआ था। 1 अगस्त 2018 से लेकर 19 अगस्त 2018 के बीच केरला में जो बारिश हुई वो नॉर्मल से 164% ज़्यादा थी। अगर नॉर्मल बारिश 1 यूनिट है तो 1 अगस्त से 19 अगस्त 2018 के बीच केरला में बारिश हुई 2.64। देखो किस लोकेशन पर फ्लैश फ्लड आएगी नहीं आएगी, अगर फ्लैश फ्लड आएगी इंटेंसिटी क्या होगी, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे रेनफॉल की इंटेंसिटी कितनी है, लोकेशन कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है रेनफॉल का, किस लिए लैंड इस्तेमाल होता है, टोपोग्राफी कैसी है, क्या पहाड़ी एरिया है, प्लेट्यू है, प्लेन एरिया है, वेजिटेशन का टाइप कैसे है, सोइल की टाइप क्या है, ग्रोथ या फिर डेंसिटी क्या है वेजिटेशन की, सोइल में वाटर कंटेंट कितना हो सकता है। ये सब फैक्टर्स डिसाइड करते हैं फ्लैश फ्लड आएगी या फिर नहीं आएगी, और आएगी तो कितनी इंटेंस आएगी। वैसे देखो, डैम के टूटने से, लेवी के ब्रेक होने से, लेवी मतलब रिवर पानी बाहर ना आए उसके लिए जो एम्बांकमेंट होता है, इनकी वजह से भी फ्लैश फ्लड आ जाती हैं। वैसे देखो, अभी यूरोप में जो ये फ्लड्स आई हैं ना, इसको एक तो क्लाइमेट चेंज से लिंक किया जा रहा है। अर्थ पर CO2 का एमिशन बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हुई है। जब देखो एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है ना एयर का, तो एयर ज़्यादा मॉइस्चर एकोमोडेट कर पाती है। ज़्यादा मॉइस्चर एकोमोडेट कर पाएगी मतलब प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा, यानी बारिश ज़्यादा होगी। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से यूरोप में फ्लड्स आई। दूसरा, पोल्स पर भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल। यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो मिडल लैटिट्यूड्स में स्टॉर्म आते हैं ना, वो धीरे धीरे आगे मूव करते हैं। अब धीरे धीरे मूव आगे करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समय लेंगे, तो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे काफ़ी बार वो बहुत ज़्यादा बारिश कर देते हैं ये स्टॉर्म्स। इससे भी यूरोप की फ्लड्स को देखा जा रहा है। और देखो, आने वाले समय में तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, क्योंकि एवरेज टेम्परेचर जो है अर्थ का वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। हाँ, अगर पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को ठीक से इम्प्लीमेंट किया गया तो हम इसे रोक सकते हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा। तो आने वाले दिनों में और ज़्यादा एक्सट्रीम हीट वेव्स, एक्सट्रीम रेनफॉल, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी मैन मेड एक्टिविटीज़ के कारण। जो हम ये कोल जलाते हैं, ऑयल निकालते हैं, ऑयल को बर्न करते हैं एनर्जी के लिए, नेचुरल गैस को बर्न करते हैं, इससे एमिशन काफ़ी ज़्यादा होता है और ये क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण है। क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया को क्या लेसन सीखने चाहिए इस फ्लड से। देखो, नीदरलैंड ने अच्छा काम किया है। नीदरलैंड में 1993 में यानी 1993 में फ्लड आई और 1995 में फ्लड आई। उसके बाद नीदरलैंड ने काफ़ी स्टेप्स लिए कि कल को अगर फ्लड्स आती हैं तो फिर ज़्यादा जानमाल का नुकसान ना हो। तो उन्हीं स्टेप्स की बदौलत नीदरलैंड में ज़्यादा फ्लड्स नहीं आई, जबकि जर्मनी, लग्जमबर्ग, इन देशों में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आई। आप एक बार मैप देख लीजिए, ये नॉर्दर्न यूरोप है, यहाँ पे है नीदरलैंड, ये जर्मनी है, ये बेल्जियम, लग्जमबर्ग, इस पूरे एरिया में काफ़ी ज़्यादा फ्लड आई हैं। वैसे तो देखो, मल्टीपल रिवर्स में पानी ओवरफ्लो होने लगा, लेकिन एक रिवर AHR, इस रिवर की वजह से सबसे ज़्यादा फ्लड आई।
तो बात नीदरलैंड की कर रहे थे हम। देखो वैसे तो जर्मनी में भी अर्ली वार्निंग सिस्टम तो था कि ज़्यादा रेनफॉल आए तो पहले से पता लग जाए, तो जर्मनी की वेदर अथॉरिटीज़ ने भी सूचित किया था कि भैया ज़्यादा बारिश होने वाली है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा वो प्रयास नहीं कर सके, उनके पास तैयारी का टाइम बहुत कम था। इतना टाइम नहीं था कि लोगों को जल्दी से इवैक्यूएट किया जा सके और लोगों की जानें बचाई जा सके। वार्निंग तो पहले से मिली थी, वार्निंग ना तो लोगों को पता लगी थी, या तो ऐसा हो कि वार्निंग जल्दी से लोगों को पता लग जाए कि जो वार्निंग आई है वेदर सिस्टम की तरफ, वेदर डिपार्टमेंट की वजह से, वो उस एरिया में रहने वाले हर एक पर्सन को पता लग जाए और वो वहाँ से निकल जाए, खुद ही अपने आप को इवैक्यूएट कर ले। ये हो नहीं पाया। अक्सर ऐसा होता है कि वेदर डिपार्टमेंट्स की जो वार्निंग है वो जनता तक टाइमली नहीं पहुंच पाती। बहुत बार ऐसा होता है कि वेदर डिपार्टमेंट, जैसे इंडिया की बात कीजिए, अब उड़ीसा में साइक्लोन आने वाला है, वेदर डिपार्टमेंट ने वार्निंग जारी कर दी इंग्लिश में, लेकिन वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें इंग्लिश आती नहीं। तो ना सिर्फ वार्निंग जो है वो पब्लिक तक पहुँचनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज में पहुँचनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, देखो अगर आपको फ्लड्स रोकनी है ना, तो आपको एक ही काम करना है। क्या? पानी को बहने के लिए जगह देनी है आपको। बाढ़ क्यों आती है? क्योंकि पानी को जगह नहीं मिलती, रिवर में पानी ओवरफ्लो हो जाता है, बाहर निकल आता है, और बाहर निकल के आता है तो वेरियस टाउन्स में जाता है, बाढ़ आ जाती है। अगर पानी को बहने के लिए आप एक स्पेसिफिक जगह दे दो तो पानी वहीं जाएगा, किसी दूसरी जगह पे जाके फ्लड नहीं लेके आएगा। जैसे ये नदी है, मान लीजिए नदी में बाढ़ आ गई, मतलब ओवरफ्लो हो गया नदी, पानी एकदम मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया, तो ऐसे ऐसे ड्रेन होने चाहिए ना, नाले होने चाहिए ऐसे ऐसे, जो रिवर के पानी को किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे लेके जाएं, वहां पे पानी स्टोर हो जाए कुछ समय के लिए, और अगर कुछ दिनों बाद, 2-3 दिन बाद अगर रिवर में पानी का लेवल कम हो जाता है तो उसी स्टोरेज लोकेशन से फिर से पानी जो है ड्रेन की सहायता से, यानी नालों की सहायता से उसी नदी में वापस आ जाए। सही है ना? ये मेन नदी है, यहाँ पे नाला और यहाँ पे पानी स्टोर करने की लोकेशन, और कुछ दिनों बाद जब पानी का लेवल मेन नदी में कम हो गया, फिर से ड्रेन जो है वो पानी ले जाए उसी नदी में स्टोरेज लोकेशन से। ये चीज़ नीदरलैंड ने की है। नीदरलैंड ने क्या किया, हमने आपको याद होगा कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था। नीदरलैंड ने बहुत सारी ऐसी जगह क्रिएट करके रखी हैं जिसे यूजुअल डेज में तो एज ए प्लेग्राउंड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जब बारिश ज़्यादा आए तो उसी जगह का इस्तेमाल हो पानी को स्टोर करके रखने के लिए। समझ गए? मतलब यूजुअल दिनों में तो वो जगह किसी ना किसी काम में लगी होगी, लेकिन जब बारिश ज़्यादा आ जाएगी तो वहीं लोकेशन पे पानी स्टोर हो जाएगा। और भी काफ़ी प्रयास किए हैं नीदरलैंड ने, जिसकी वजह से नीदरलैंड में अभी फ्लड्स नहीं आई। जैसे फ्लड प्लेन्स को ह्यूमन इंटरफेरेंस से अलग रखा है, जैसे ये नदी है, और जब पानी का फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो पानी आसपास के एरिया में चला जाता है। तो नीदरलैंड ने ये किया है कि जो ये रिवर का फ्लड प्लेन है, जहाँ पे ओवरफ्लो होने के बाद तक जहाँ पानी पहुँच जाता है, कई जगह पे वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं है, अलाउ ही नहीं है कि यहाँ पे कोई खेत हो, घर हो, कुछ भी अलाउ नहीं है। तो इस वजह से भी नदी के पानी को जगह मिल गई, वो रिवर फ्लड प्लेन में चला गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह कुछ ह्यूमन बींग्स की है ही नहीं, तो नुकसान नहीं हुआ। तो जो काम नीदरलैंड ने किए हैं ना, वही एडवाइस केरला को दी गई थी। केरला में जब फ्लड्स आई तो यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन यूनियन पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट रिपोर्ट में ये कहा गया कि केरला को अगर आने वाले समय में बाढ़ रोकनी है तो रिवर वाटर को फ्लो देने के लिए जगह देनी होगी। अब वो जगह देखो कैसे भी दी जा सकती है। रिवर्स के अंदर काफ़ी सारा सिल्ट जो जमा हो जाता है, समय समय पर उसे निकाल के, अगर रिवर पानी जो बहता है रास्ते में कोई रुकावट आती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, उसे हटा के कैसे भी करो आप रिवर वाटर को जगह दो बहने के लिए। कोई रिवर फ्लड प्लेन्स में इंक्रोचमेंट हुआ है तो उसे हटाओ। ये सब चीज़ें बोली गई रिपोर्ट में। अब लास्ट में देखो, अगर समराइज करें कि इंडिया को क्या लेसन सीखने की आवश्यकता है इन फ्लड से। इंडिया को देखो लॉन्ग टर्म में ये करना चाहिए, जो फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं जहाँ पे बार बार फ्लड आती हैं, इन एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया जाए और अर्जेंट बेसिस पे वहाँ पे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए जाएं रिवर वाटर को रूम देने के लिए। इसके अलावा नीदरलैंड की तरह हम भी लो रिस्क एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें, जैसे प्लेग्राउंड, मैदान, एग्रीकल्चर फील्ड, उनका इस्तेमाल किया जाए एक्सेस में जो रेन वाटर है उसे स्टोर करके रखने के लिए। ड्रेन बनानी चाहिए ताकि वाटर अगर ज़्यादा होता है तो रिवर वाटर को ड्रेन के थ्रू स्टोरेज यूनिट में डाइवर्ट किया जा सके। ये तो हमने बात की लॉन्ग टर्म की, लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें, अब ये सारी चीज़ें
2-3 महीने में तो नहीं बनने वाली है ना, तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म में इंडिया को क्या रहना चाहिए, मतलब प्रॉपर प्लानिंग और प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए। अगर एक बाढ़ आ जाती है, इंटेंस रेनफॉल आ जाती है, तो हम उसी समय क्या करेंगे। देखो पास्ट में इंडिया में जगह जगह पर बाढ़ तो आती रहती है, तो काफ़ी कुछ हमने सीखा भी है कैसे बाढ़ से निपटा जा सकता है, रेस्क्यू ऑपरेशंस कैसे चलाने हैं। लेकिन फ्लड प्रोन एरियाज़ में प्रॉपर ड्रिल्स को भी प्रैक्टिस की जाए। जैसे आप मॉक लगाते हो एग्जाम से पहले, वैसे ही जो डिजास्टर अथॉरिटीज़ हैं वो प्रॉपर ड्रिल लगाएं कि फ्लड प्रोन एरियाज में बाढ़ अगर आती है तो कैसे निपटा जाएगा। फ्लड वार्निंग की इफेक्टिवनेस को परखा जाए, और वार्निंग जो है जैसा हमने डिस्कस किया लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। लोगों को सिंपल बताओ आप कि कितना नुकसान हो सकता है प्रॉपर्टी का, तो फिर लोग उसको सीरियस लेंगे। कितनी रेनफॉल होगी, ये सब चीज़ें जनता को थोड़ी कम समझ में आती हैं। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है कि सभी देशों को नीदरलैंड मॉडल अपनाने की आवश्यकता है। इन बाढ़ के बाद नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने एक अच्छी बात बोली कि हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, ये अच्छी बात है कि नीदरलैंड में ज़्यादा बाढ़ नहीं आ पाई हमारे प्रयासों के कारण, लेकिन हमें अभी भी लेसन सीखने की आवश्यकता है। जर्मनी और लग्जमबर्ग में जो बाढ़ ज़्यादा आई, हमें और ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि फ्यूचर फ्लड्स को भी प्रिवेंट किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एंटी ट्रैफिकिंग लॉ से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल की शुरुआत में एक स्टोरी के बारे में बताया जाता है। जैसे आप ऐसे में शुरुआत में एनेक्डोट लिखते हो, वैसा ही एनेक्डोट राइटर ने लिखा है। राइटर कहती हैं 13 साल की एक लड़की सीता, उनकी ट्रैफिकिंग हुई थी। सीता के जो पेरेंट्स हैं असम में टी गार्डन में काम करते थे बहुत कम वेजेस पर, और दिल्ली के एक कपल ने 20,000 में सीता को खरीदा। बाद में घर का काम करवाना स्टार्ट कर दिया, सीता से 1 रुपया भी नहीं दिया। दोबारा उसको बेच दिया, और दोबारा जिन लोगों ने खरीदा, सीता का रेप हुआ, एक्सप्लॉयटेशन किया गया एम्प्लॉयर्स के द्वारा, ट्रैफिकर्स के द्वारा। देखो ये स्टोरी जो है अकेली सीता की नहीं है, हजारों लाखों महिलाओं की और बच्चों की है जो समाज के गरीब तबकों से आती हैं। कोई भी सिविलाइजेशन अपने आप को महान नहीं कह सकती, सिविलाइज नहीं कह सकती, अगर वो सिविलाइजेशन, अगर वो देश इस प्रकार की घटनाओं को टॉलरेट करता है कि बेटियों को, बच्चों को खरीदा जाए, बेचा जाए। उस देश की वेल्थ, उस देश की पावर किसी काम की नहीं है अगर उस देश में इस प्रकार से मेडिवल ईरा की तरह स्लेव्स का ट्रेड होता है। किस दाम पर? इवन कैटल से भी कम दाम पर 20,000 पर एक छोटी बच्ची को बेच दिया गया। सोच के देखिए। इसके बाद आर्टिकल में बताया जाता है कि हजारों ऐसे लोगों ने, जो सीता जैसे लोग जिनकी ट्रैफिकिंग हुई थी, वो इकट्ठा हुए। उन्होंने 12,000 किलोमीटर का एक मार्च भी किया था ताकि सरकार जल्द से जल्द एक कानून लेके आए ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। वैसे तो देखो ये जो ट्रैफिकिंग है, खास करके चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये अपने आप में ही एक क्राइम है, लेकिन चाइल्ड ट्रैफिकिंग की वजह से और बहुत सारे क्राइम होते हैं, जैसे चाइल्ड लेबर, उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, वो क्राइम है। मतलब चाइल्ड ट्रैफिकिंग से संबंधित जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो सारे भी अपने आप में बड़े बड़े क्राइम्स हैं। चाइल्ड को कैद में रख के काम करवाया जाता है, वो क्राइम है चाइल्ड लेबर वाला। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे वो भी इस बात से परिचित थे। इसीलिए देखो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी से संबंधित है, आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर से संबंधित है, आर्टिकल 23 ट्रैफिकिंग से संबंधित है। ये सीधे सीधे कुछ आर्टिकल्स हैं जो इन बुराइयों से संबंधित है। संविधान निर्माता इन बुराइयों को जड़ से खत्म करना चाहते थे, इसलिए संविधान में भी प्रोविजन किया गया। संविधान निर्माताओं को पता था कि किसी भी देश का निर्माण, मतलब नेशन बिल्डिंग नहीं हो सकती अगर देश का भविष्य यानी बच्चे जो हैं उनको इस प्रकार से बेचा खरीदा जाता है। ये देश की डिग्निटी के अगेंस्ट है। तो आर्टिकल में यही मांग की जाती है कि अभी जो एंटी ट्रैफिकिंग बिल है ना पार्लियामेंट में, उसे जल्द से जल्द पास किया जाए और आवश्यक जो रिसोर्सेज हैं वो भी एलोकेट किए जाएं ताकि ट्रैफिकिंग को हमारे देश से पूरी तरह से खत्म किया जा सके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज हमने डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।